हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो रोज़ की भांति सबसे पहले आप फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएँ और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि रोज़ शाम में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए हम लोग एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। और इस सेट में टोटल 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, बड़ा ही यह इंपॉर्टेंट सेशन होता है। पूरा सेट आप अटेंड करिए और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइए। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, महज 17 से 18 दिन और बचे हुए हैं आपकी एग्जामिनेशन में। जी तोड़ मेहनत करिए। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए। जल्दी से लाइक कर देंगे, सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के लिए यह फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। टोटल 100 प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट में, जिस प्रकार से आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहार पुलिस के लिए यह ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट है। एक बार जल्दी से सभी लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। सभी लोगों को आंसर कमेंट करना है। बेशक आपको ये प्रश्न आसान लग रहा होगा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, लेकिन भाई ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर कमेंट कर देने के लिए, ताकि जल्दी से हम सेशन को कवर कर लेंगे। इन सभी 100 प्रश्नों को हम लोग 1 घंटे के भीतर में कवर कर लेंगे, ऐसा प्रयास रहेगा। आप लोग सहयोग करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध की तो इनका जन्म जो है ये 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम सुदोधन था और इनकी माता का नाम माया देवी था। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था, जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया था, तो इन्होंने श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है यह 80 वर्ष की अवस्था में, याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु जो है यह कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है उनके अवशेषों को 8 भाग में बांट करके 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िए कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक हैं। कौन कौन से, तो यह विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, तीनों पिटकों की भाषा क्या है, तो ये भाषा पाली है, याद रखिएगा। और यह किस धर्म की पुस्तक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म की। क्लियर है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 2 अस्पा, यहाँ पर देखिए 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था। 2 अस्पा और सिंह अस्पा, देखिए मैंने 2 आपको सुपर फास्ट रिवीजन सेशन कवर कराया हुआ है। इसमें एक सेशन में 100 प्रश्न और फिर दूसरे सेशन में हम लोग 100 प्रश्न, यानी कि टोटल 200 प्रश्न हमने कवर किया हुआ है सुपर फास्ट रिवीजन सेशन का। कल सुपर फास्ट रिवीजन का तीसरा वीडियो आ जाएगा। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग एक सेशन में कवर करते हैं, केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके चांसेस बिहार पुलिस में आने के सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है इन 2 सुपर फास्ट सेशन को, रिवीजन सेशन है यह, तो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखिए, 2 अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा जो है यह शुरू किसने किया था, तो फ्रेंड्स यह जहांगीर ने शुरू किया था। ठीक है, जहांगीर ने शुरू किया था। 2 अस्पा में क्या होता था, तो इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगुने घोड़े रखने होते थे। और सिंह अस्पा में क्या होता था, तो इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था।
दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। आगे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का भी प्रश्न मिलेगा, पूरा एकदम बिहार पुलिस का हूबहू यह पैटर्न है। मैंने चुन चुन के प्रश्नों को इसमें रखा हुआ है, पूरा सेट लगाइए, मज़ा आ जाएगा। देखिए लाल किला का निर्माण जो है दिल्ली के, यह किसने करवाया था, तो ये शाहजहां ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। और लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद शाहजहां ने लाल किला का निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में, इन सब का निर्माण करवाया था, याद जरूर रखिएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, जल्दी से सभी लोगों को कमेंट करना है। 18 दिन पर्याप्त है, जी तोड़ मेहनत कीजिए, रिवीजन करिए, जो भी आपने पढ़ा है इन 2-4 महीनों में इनको रिवीजन कर लीजिए एक बार। करंट अफेयर्स मैं जल्द ही 1-2 दिन में आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा, सारे के सारे करंट अफेयर मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का सारा प्रश्न जो है सब्जेक्ट वाइज काम चल रहा है, 1 से 2 दिन में वो भी आ जाएगा। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए कश्मीर के अकबर नाम से प्रसिद्ध जो है यह कौन है, तो कश्मीर के अकबर के समान जो है कश्मीर में समान, धर्म सहिष्णु और सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैनुल आबिदीन दिया गया है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, बताइए पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो ये सिखों के 10वें गुरु हैं, कौन, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पटना में 1666 में हुआ था। अच्छा जन्म तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन इनकी मृत्यु जो है किस राज्य में हुई थी, अगर ये पूछ लिया जाए तो इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु 1708 में, इनकी मृत्यु 1708 में महाराष्ट्र नांदेड़ में हुई थी, महाराष्ट्र नांदेड़ में, ठीक है याद रखिएगा, महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। राइट आंसर इसका गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, पुर्तगाली वायसराय कौन था पहला, बताइए पुर्तगाली उपनिवेश का। अच्छा वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था, जरा एक बार सभी लोग आंसर कमेंट कर देंगे, मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का आंसर का, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था, पहले आप बताइए वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था, जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। बिल्कुल पुर्तगाली यात्री था, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डिगामा, 1498 में आया था। सभी लोगों का लगभग सही आंसर आया है। और प्रथम वायसराय जो था यह कौन था, पुर्तगाली वायसराय, तो यह पहला जो था यह कौन था, तो ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा था, फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। दूसरा अल्बुकर्क था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, 27वां अधिवेशन जो है यह 1912 में हुआ था। कहाँ पर, तो बांकीपुर पटना में, तो यहाँ पर बांकीपुर दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, CR दास, चित्तरंजन दास ने किया था। चलिए भारत सेवक संघ समाज की स्थापना किसने किया था, भारत सेवक समाज की स्थापना, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। अंग्रेजी में मैं बता देता हूँ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, भारत सेवक समाज या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, 1905 में, ठीक है याद रखिएगा। अच्छा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। इंडिया हाउस और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। एक बार सभी लोग प्लीज़ फ्रेंड्स सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए। मैं लगातार 1 घंटे के आसपास बोलता हूं और बदले में कुछ भी नहीं मांगता हूं आपसे, सिर्फ मैं लाइक चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इसको आप एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों यानी कि जो उग्रवादी थे, गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था, नरमपंथी और गर्मपंथी 2 भाग में बट गए थे। सूरत अधिवेशन आपको याद भी होगा, ठीक है 1907 में। बताइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था, तो फ्रेंड्स यह आया था 1906 के बाद में, 1906 के बाद में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और प्रसिद्ध जो गर्मपंथी नेता थे ये लाल, बाल और पाल, आपको याद है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष का भी नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किस प्रकार होता है।
लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो है वर्तमान में कौन सा लोकसभा चल रहा है? वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है। और 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो 17वीं लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी हैं। क्लियर है? चलिए बताइए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो ये होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, इनका शपथ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये अपने इस्तीफा किसको देते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इतने सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है। अच्छा, बिहार जो है यह लोकसभा में कितने प्रतिनिधि को भेजता है? तो लोकसभा की 40 सीट है बिहार में, याद रखिएगा 40 हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कितना है? तो मध्य प्रदेश में जो है यह 29 है। पश्चिम बंगाल में कितना है? तो 42 है। और उत्तर प्रदेश में कितना है? तो उत्तर प्रदेश में 80 है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके देता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके देता है? चलिए बताइएगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है इसकी जो पद पर बने रहने की अधिकतम उम्र सीमा है ये 65 वर्ष रखा गया है। 65 वर्ष की आयु तक ये पद पर बने रहते हैं। जैसे ही 65 वर्ष पूरा हो जाता है ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। चलिए बताइए, ये अपना इस्तीफा जो है यह अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके देते हैं? तो फ्रेंड्स ये देते हैं भारत के राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को देते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष मैंने बताया था उपाध्यक्ष को देते हैं लोकसभा के। क्लियर? चलिए अच्छा, आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताइएगा राइट आंसर। इन्हीं में से आपको आंसर बताना है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से बताइए कौन दिलाता है। जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विधि मंत्री? कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग ये अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक में है। क्लियर है? और 326 में वयस्क मताधिकार है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 324 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? किसके प्रति जवाबदेह है भारत का प्रधानमंत्री? चलिए बताएंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75(3) है ये भलीभांति आपको याद होगा। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं इसीलिए यह लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी होंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अनुच्छेद 64 आपको याद भी होगा, कई दफ़ा मैंने बताया भी आपको। अनुच्छेद 64 के तहत जो है राज्यसभा का पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। संविधान में उपराष्ट्रपति का पद संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, परंतु निर्णायक मत देने का इसको अधिकार है। क्लियर? जब वोट टाई हो जाता है तो यह निर्णायक मत देता है। चलिए, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है 11 नवंबर के दिन। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती के अवसर पर भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। क्लियर है? याद रखिएगा। अच्छा, 12 अगस्त यहाँ पर दिया गया है, याद रखिएगा 12 अगस्त के दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है। क्लियर? चलिए, इस राज्य सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? सिक्किम की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। सिक्किम की राजधानी जो है ये कहाँ पर है? तो सिक्किम की राजधानी जो है याद रखिएगा ये गैंगटोक है, ठीक है, गैंगटोक है। अच्छा है, प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। गोवा की राजधानी पणजी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, फोवे जो है यह किन 2 सागरों को जोड़ती है? फोवे जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है? बताइए। फोवे या कहीं कहीं आपको इस तरफ फोबो लिखेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा फोबे या फोबो, ये जल संधि किस सागर को जोड़ती है?
तो देखिए फोवे जनसंधि जो है इसकी अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह न्यूजीलैंड के समीप है और यह जोड़ती है तस्मान एवं जावा सागर को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए प्लीज़। चलिए माउंट एटना क्या है, माउंट एटना क्या है बताइए। माउंट एटना जो है ये क्या है, माउंट एटना जो है क्या है, तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है, तो यह इटली के सिसिली द्वीप, इटली के सिसिली द्वीप, याद रखिएगा इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर यह स्थित है। इटली में याद है रखिएगा, ठीक है। चलिए ज्वालामुखी है माउंट एटना। चलिए कोटोपैक्सी कहाँ पर है, कोटोपैक्सी कहाँ पर है, ज़रा सभी लोग कमेंट करेंगे। कोटोपैक्सी कहाँ पर है, कोटोपैक्सी कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सभी लोग कमेंट कर देंगे कोटोपैक्सी कहाँ पर है। चलिए 21 नंबर है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। कूलगार्डी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कूलगार्डी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है और यह सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसको माइनिंग घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है माइनिंग घोस्ट टाउन भी इसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में है, सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कूलगार्डी या कालगुरली, या कालगुरली इस तरह से भी आपको मिलेगा, ठीक है। दोनों तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है, क्यों होती है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है, बताइए। सभी लोग आंसर इसका कमेंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। जबकि साफ रातों में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं हमें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो बी हो जाएगा। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ पर मिलते हैं, बताइए। विषुवत रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, ध्रुव के पास, या फिर मकर के पास। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं। देखिए पृथ्वी पर घने वन अधिकतर जो है यह कहाँ पर मिलते हैं, तो यह विषुवत रेखा के पास में पाया जाता है, विषुवत रेखा। अच्छा, भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भारत में अधिकतर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः मिलती है। द्रविडियन प्रजाति जो है यह बताइएगा कहाँ मिलती है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें द्रविडियन प्रजाति की तो यह मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में, दक्षिण भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु ये सारे प्रमुख हैं। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत में भी विस्तृत हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दक्षिण भारत में मिलते हैं। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। देखिए गंगा नदी के किनारे बिहार का पटना है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करें तो फतेहपुर है, भागलपुर भी है बिहार का, कानपुर भी है, उत्तरकाशी नहीं है। उत्तरकाशी भागीरथी नदी के तट पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है। पौधे को सबसे अधिक पानी जो है यह किस मिट्टी से मिलता है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, सबको आंसर कमेंट करना है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलिए जल्दी से लाइक कर देंगे। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, तो यह मिट्टी जो है यह चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है। सबसे बड़ी वाह नदी जो है भारत की यह कौन सी है, तो राइट आंसर इसका जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। इस प्रश्न को लगाइए, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, तो ये गंगा नदी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भूबंधित नदी है। भूबंधित नदी कौन सी है, चलिए बताइएगा। भूबंधित नदी इसमें से कौन सी है, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यह नदी जो है यह लूनी नदी है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अरावली श्रेणी से, और ये कक्ष किरण में जाकर के समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका लूनी नदी हो जाएगा। रेगुर किस नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी आपको याद है ना, रेगुर मिट्टी को मैंने कई दफ़ा बताया है कि किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुर को जाना जाता है काली मिट्टी के नाम से, ठीक है। यह कपास की खेती के लिए फेमस है। काली मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए ट्रिम्स, यहाँ पर TRIMS, ट्रिम्स से क्या बनता है? तो देखिए ट्रिम्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी कि व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ठीक है, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए LIC की स्थापना जो है यह कब हुई थी? तो LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई शहर में है। ठीक है, चलिए तो ये 1956 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विदेशी मुद्रा, देखिए विदेशी मुद्रा मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? यह हॉट मनी कहलाती है, यानी कि गर्म मुद्रा कहलाती है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? चावल के बाद दूसरी फसल पूछा गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल के बाद गेहूं है। लीची उत्पादन में बिहार अग्रणी है, मखाना के उत्पादन में भी बिहार अग्रणी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? भूमिपुत्र शब्द जो है यह किस समस्या से संबंधित है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, सबको आंसर कमेंट करना है कि भूमिपुत्र जो है, भूमिपुत्र यह किस समस्या से संबंधित है। चलिए आंसर कमेंट कर देंगे, भूमिपुत्र किस समस्या से संबंधित। देखिए भूमिपुत्र शब्द जो है यह किस समस्या से संबंधित है? तो क्षेत्रवाद राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डाइबोरेन 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है? डाइबोरेन जो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया के साथ मिलकर के क्या देता है? तो ये बोराजोन बनाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH4 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एड्स रोग का जनक है एक, तो एड्स रोग जो होता है यह किसके कारण होता है? एड्स रोग जो होता है यह किसके कारण होता है? तो यह वायरस के कारण होता है। ठीक है, HIV वायरस के कारण एड्स रोग होता है, ये आपको भली भांति याद है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के दिन कब मनाया जाता है? 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 14 सितंबर दिया गया है, इस दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय अगर बना लेंगे तो ये 14 सितंबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा या विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी के दिन याद रखिएगा। ठीक है, इराक की राजधानी कहाँ पर है? इराक की राजधानी जो है ये कहाँ पर है? देखिए इराक की राजधानी जो है ये कहाँ पर है? तो इराक की बगदाद है। ईरान की राजधानी जो है कहाँ पर है? ईरान की राजधानी कहाँ पर है? ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है, चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, भूटान की राजधानी कहाँ पर है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। ठीक है, थिम्पू भूटान की राजधानी है। चलो उसके बाद देखिए नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय पूछा गया है, नाटो का मुख्यालय। चलिए बताइए नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइएगा 1949 में। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। इनमें से किसने वंदे भारत का नारा दिया था? वंदे भारत का नारा किसने दिया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नारा दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो यह निर्भर करती है किस पर? उछाल की मात्रा ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटक है, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य जो है ये कौन सा है? वोल्टीय सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में कॉपर तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक अमेल्गम का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गंधकाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधकाम्ल भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि चार स्थितियाँ में से
किस पर नाइट्रोजन का घनत्व सबसे अधिक होगा? चार स्थितियां में से ये चार स्थिति है, किस पर नाइट्रोजन का घनत्व सबसे अधिक होगा? चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर देंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर देंगे। तो ये होगा आपका 273 केल्विन एवं 2 परमाणु। ठीक है, किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकंड का समय लगता है, उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 30 मीटर की गिराने पर 30 सेकंड लगता है। ठीक है, 30 सेकंड लगता है, तो 120 मीटर से गिराने पर कितना टाइम लगेगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? देखिए H इक्वल टू क्या होता है? हाफ GT² होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से क्या है, हाइट पहला में 30 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हाफ GT² लिख देंगे, एक ए हो गया। तो टी इक्वल टू अब कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो टी इक्वल टू हो जाएगा आपका, इधर जाएगा तो इस 30 दूना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और ये इधर कितना हो जाएगा? ये T² है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, T² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 बटा कितना हो जाएगा? जी हो जाएगा। ये हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर 60 बटा ये जी हो गया। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में अब क्या है, इसको हम लोग टी डैश मान लेंगे। तो टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ जी, और इसको हम लोग T' स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, अब ये कितना ऊंचाई है? 120 मीटर। 120 मीटर है, तो फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 240 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर 240 बटा जी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको क्या करेंगे? टी डैश करेंगे बटा टी कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 60 बटा यहाँ पर देखिए जी है रूट अंडर में, और उधर 240 बटा जी है। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये कट जाएगा, और कटने के बाद √4 आएगा, यानी कि बाहर निकालेंगे तो 2t इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2t इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? सबसे कम किस में होगा? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, ये आपको पता भी है। सबसे इसमें कम पूछा गया है, तो सबसे कम ध्वनि का वेग जो होगा ये किस में होगा? बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से वायु में। ठीक है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो ये 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है। 10⁻⁻6 मीटर होता है, और 1 मीटर में 10⁻³ mm होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 0.001 mm हो जाएगा। 0.001 mm, जैसे मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। देखिए एक माइक्रोन में 10⁻6 मीटर हो गया। अब 1 मीटर में कितना होता है? 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब mm में दिया गया है। तब देखिए 1 मीटर में इतना होता है, तो 10⁻6 में कितना हो जाएगा? तो 10⁻6 में कितना हो जाएगा? तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, 10⁻3। ठीक है, 10⁻3, और यहाँ पर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 के पावर इस तरह से नीचे, तो 6 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कट जाएगा ना, 1/10⁻³ हो जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा, मतलब इसको डेसिमल में हम सॉल्व कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, देखिए 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है। चलिए अगला प्रश्न है कि आकृति दिया गया है और इसके भीतर P पर एक खोखले गोलक एवं बिंदु संहति के बीच बल पूछा गया है। ठीक है, चलिए देख करके बताइए राइट आंसर इसमें से क्या होगा। देखिए इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 0 है। ठीक है, देखिए इस आकृति में अगर हम बात करें तो इसके भीतर P पर एक खोखला गोलक पर बिंदु संहति के बीच बल 0 होगा। ठीक है, बल क्या होगा? 0 होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुख से निकली लार पाचन करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, मुख में जो लार होते हैं उसमें कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है टाइलिन, माल्टेज, ये सब एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन और माल्टेज एंजाइम। ठीक है, स्टार्च का जो शर्करा में तोड़ता है, और मुख से निकली लार यह पाचन करती है मंड का, स्टार्च का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? चलिए सोच समझ करके आंसर दीजिए। सभी लोग इस प्रश्न को लगाएंगे कि किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग में की जाती है? तो यह दालचीनी है। दालचीनी देखते हैं छाल होता है वृक्ष का। अच्छा, लौंग जो होता है ये शुष्क पुष्पकली होता है। यह शुष्क पुष्पकली होता है, पुष्पकली होता है, याद रखिएगा। ठीक है,
पुष्पकली होता है। अच्छा, वर्तिकाग्र जो होता है यह केसर वर्तिकाग्र से बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कीटहारी पादप है। चलिए बताइएगा इसमें से कौन सा कीटहारी पादप है। वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा इसमें से कौन सा कीटहारी पादप है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कौन सा इसमें से कीटहारी पादप है। तो इसमें से जो कीटहारी पादप है यह आपका ड्रोसेरा हो जाएगा। ड्रोसेरा कीटहारी पादप होता है। उसके बाद एल्ड्रोवांडा, यहाँ मैं लिखता हूँ एल्ड्रोवांडा, एल्ड्रोवांडा ये भी जो होता है ये भी कीटहारी पादप होता है। उसके बाद एक होता है डायोनिया, डायोनिया भी याद रखेंगे, डायोनिया ये भी कीटहारी पादप होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है, बताइएगा। एएसपी क्या है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, एएसपी एप्लीकेशन सर्विस, एएसपी है। ठीक है, ये ए नहीं है, ये इस तरह से ए एस और ये पी इस तरह से है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा आवेदन, सर्विस की बात करें तो सेवा, और प्रोवाइडर की बात करें तो प्रदाता, यानी कि आवेदन सेवा प्रदाता। ठीक है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर अंग्रेजी में भी याद रखेंगे। इसमें से सबसे कठोर धातु कौन सा है? सबसे कठोर धातु इसमें से कौन सा है? बिहार पुलिस के लिए हमने जितने भी वीडियोज कवर किया हुआ है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। सबसे कठोर धातु इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह प्लेटिनम है। प्लेटिनम सर्वाधिक कठोर धातु है। ठीक है, इनमें से सबसे कठोर है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो यह आपका प्लेटिनम हो जाएगा। कौन सी गैस पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया का एक गौण उत्पाद है? चलिए बताइएगा, कौन सी गैस पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया का एक गौण उत्पाद है? कौन सी गैस है यह? तो यह गैस जो है यह ऑक्सीजन है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होता है। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के 4 अवयव में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पाया बना लीजिए, पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। लगाइए इस प्रश्न को और आंसर कमेंट करिए सभी लोग। कोशिका के 4 अवयव में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवरों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ये कौन सा है इसमें से? तो देखिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में महत्वपूर्ण अंतर यही होता है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ एक और अंतर है कि हरे पौधे के वनस्पति कोशिका में प्लास्टिड्स यानी कि लवक पाया जाता है, लवक पाया जाता है, और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। तो इसमें लवक दिया गया है, लेकिन आप कोशिका भित्ति भी याद रखिएगा, कोशिका भित्ति और लवक दोनों याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग है? इसमें से हृदय रोग कौन सा है? हृदय रोग इसमें से कौन सा है? मोतियाबिंद आँख की बीमारी है, मिर्गी मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो एंजीना, एंजीना पेक्टोरिस। ठीक है, पेक्टोरिस यह मस्तिष्क से हृदय से संबंधित बीमारी है, यह हृदय से संबंधित बीमारी है। ठीक है, ट्यूमर वगैरह ये ब्रेन से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? तो मैंने कीड़ा बताया था ना, कीड़ा, कीड़ा वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, पानी में घोला गया तो कीड़ा पानी में नहीं घुला। एक कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से याद रखिएगा। कीड़ा को जब हमने पानी में घोला तो कीड़ा पानी में नहीं घुला, कीड़ा वसा में ले जा करके घुल गया। ठीक है, फिर इसको वसा में ले गए तो वसा में घुल गया। तो KEDA ये वसा में घुलनशील है, और B और C जो है यह जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर देखिए B दिया गया है, C भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि जरदोजी कढ़ाई किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी? जरदोजी कढ़ाई किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी? जरदोजी कढ़ाई जो है यह एक प्रकार की कढ़ाई है जो मुगल बादशाह अकबर के समय में लोकप्रिय हुई थी। ठीक है, अकबर के समय में हुई थी। उसके बाद देखिए, धोती गमछा कहाँ का स्वदेशी वस्त्र का प्रतीक है? धोती गमछा कहाँ का है? चलिए बताइएगा। धोती गमछा जो है यह आपका असम का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, उसके बाद देखिए, मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। मेखला चादर जो है ये कहाँ का पारंपरिक परिधान है? तो मेखला चादर ये भी असम का पारंपरिक
परिधान है। भारतीय नृत्य रूपों का उदाहरण निम्न में से किसमें मिलता है? भारतीय नृत्य रूपों का उदाहरण निम्न में से किसमें मिलता है? तो फ्रेंड्स यह किसमें मिलता है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। तो ये मिलता है नाट्य शास्त्र में। किसमें? नाट्य शास्त्र में। ठीक है, याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना किया है, याद रखिएगा। ठीक है, भरत मुनि ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवदास उपन्यास किसने लिखा था? देवदास उपन्यास को लिखा था किसने? तो ये आपको याद भी होगा, किसने लिखा था देवदास उपन्यास, बताइए। तो ये लिखा था आपका, अच्छा यहाँ पर देखिए, प्रेमचंद का उपन्यास याद रखिएगा, गोदान, गबन और कर्मभूमि। गोदान, गबन और कर्मभूमि। ठीक है, याद रखिएगा आप। क्लियर? चलिए यहाँ पर देखिएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा देवदास का। कौन से इसमें से जो है कवि ने कविताओं की किताब मधुशाला लिखी है? मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला जो है ये किसकी रचना है, बताइए। मधुशाला किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर का तो आपको गीतांजलि, गोरा, ठीक है, ये सब आपको याद होगा। चलिए मधुशाला जो है यह आपका किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। चलिए उसके बाद देखिए, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया था? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत जो है यह किसने किया था? तो ये किया था किसने? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया था? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, आरबीआई ने किया था। और आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल 1 जनवरी 2006 से लागू किया था। 1 जनवरी 2006 से लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? पहली महिला महासचिव, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार है, और पहली महिला महासचिव जो हैं यह स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। कौन है भाई? तो ये स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, पहली बार 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 1966 में। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? ये जाल जो होता है ये केंद्र में कितना ऊंचा होता है, और किनारों पर भी इसकी ऊंचाई अलग होती है। केंद्र में कितना होता है ऊंचा? तो केंद्र में जो है यह कितना ऊंचा होता है? तो केंद्र में यह 5 फीट ऊंचा होता है। केंद्र में 5 फीट होता है, और किनारों पर यह 5 फीट 1 इंच होता है। 5 फीट 1 इंच होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 5 फुट राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र में 5 फीट होता है। अच्छा, इसकी जो है इसकी अगर बात करें लंबाई कितनी होती है, तो ये 22 फीट लंबा होता है। 22 फीट लंबा होता है। ठीक है। चलिए, किसने लगातार छठे वर्ष एडीटी, किसने लगातार छठे वर्ष एडीटी बेस्ट अवार्ड्स 2023 जीता है? एडीटी एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, यह 2023 में किसने जीता है? तो फ्रेंड्स यह एनटीपीसी ने लगातार छठे वर्ष एडीटी बेस्ट अवार्ड्स 2023 जीता है। ठीक है। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है किसने? तो फ्रेंड्स ये किया है किसने? तो इंडियन रेलवे ने, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कि किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अभी फिलहाल की बात आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा है, बताइए। तो यह कांगो गणराज्य है। ठीक है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपका 16 दिन हो गया है। ठीक है, 16 दिन, 93 से घटा करके 16 दिन कर दिया गया है। दामिनी का पर्यायवाची है। दामिनी का पर्यायवाची, दामिनी का पर्यायवाची क्या होता है? तो दामिनी का पर्यायवाची होता है चपला। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो क्षण प्रभा भी होता है। ठीक है, क्षण प्रभा भी होता है। तो यहाँ पर देखिए चपला दिया गया है। तरणी, सरिता, ये नदी की पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि दिए गए शब्दों में से नदी के समानार्थी कौन सा है? समानार्थी चयन यहाँ पर करेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नदी का, तो नदी का सरिता होगा। ठीक है, नदी का यहाँ पर देखिए सरिता दिया गया है। सरिता यहाँ पर नदी का दिया गया है। ठीक है। चलिए, तरनी मतलब नौका होता है, यहाँ मैंने बता दिया गलत, नदी का तरनी नहीं होता, ये नौका होता है, नौका का होता है। सरिता नदी का होता है, जो कि यहाँ पर आपको मिल भी गया। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। प्रत्यक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष का
प्रत्यक्ष का जो है यह क्या होगा, तो प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अपेक्षा का उपेक्षा होगा, याद रखिएगा पूछा जाता है। अपेक्षा का क्या होगा, अपेक्षा का उपेक्षा होगा। कनिष्ठ का क्या होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होगा, ठीक है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। इसे सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रोध का क्षमा होता है, अवनति का उन्नति होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए परोक्ष हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सही सुमेलित नहीं है, नहीं सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। सबको पढ़िए और आंसर कमेंट करिए, ध्यान से पढ़ करके कमेंट करिए। यहाँ पर देखिएगा कलम न रुकना यानी कि लिखते ही रहना, कलम दान देना यानी कि लिखने की नौकरी देना, कलम न उठ सकना यानी कि लिख ना सकना, कलम कसाई कलम को तोड़ने वाला, ये गलत है, ठीक है। कलम कसाई का मतलब होता है क्रूरतापूर्वक लिखने वाला, ठीक है। चलिए बाकी सारा सुमिलित है। सही वर्तनी वाला शब्द चयन करना है आपको। इसमें से चतुष्कोण कौन सा सही लिखा गया है, इसमें से चतुष्कोण जो है यह आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही लिखा गया है। दिए गए किस वाक्य के भाग में त्रुटि है, उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी, तो घनिष्ठ मैत्रता नहीं होगा, घनिष्ठ मित्रता थी, ठीक है। तो ये मित्रता थी। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। विपत्ति में डैश से काम लेना चाहिए, विपत्ति में जो है किस प्रकार से काम लेना चाहिए, तो विपत्ति में संयम से काम लेना चाहिए, विपत्ति में साहस से काम लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ साहस दिया गया है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो देखा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए, जो देखा ना जा सके उसके लिए एक शब्द। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। अदम्य का, तो अदम्य क्या हो जाएगा, जो दबाया ना जा सके, ठीक है। स्थिर दृष्टि के लिए अनिमेष हो जाएगा। और जो जाना हुआ है, जो न जाना हुआ है अज्ञात है, जिसको जाना नहीं गया है वो अज्ञात है, ठीक है। चलिए अबला जीवन, ये कल भी ये प्रश्न मिला था, ये कल भी प्रश्न मिला था, लेकिन ये रचना जो है, ये रचना अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, तो कल मैंने आपको बताया भी था। ये प्रश्न दूसरे तरीके से था। यह रचना जो है यह मैथिली शरण गुप्त की है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो यह यशोधरा से लिया गया। कल मैंने यशोधरा, कल पूछा था किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन में जो है लेखक का नाम था, लेकिन यह यशोधरा से लिया गया है, कल मैंने आपको बताया भी था। चलिए प्रथम सूफी प्रख्यान काव्य के रचयिता कौन है, प्रेमाख्यान के रचयिता कौन है, प्रेमाख्यान के रचयिता जो हैं ये कौन है, तो फ्रेंड्स यह मुल्ला हैं, याद रखिएगा मुल्ला दाऊद राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य को अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष में बदलने के लिए उचित विकल्प का चयन करिए। ही सेड डैट, यानी कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की बात किया जा रहा है, अंग्रेजी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ही सेड डैट ही हैड टू वर्क हार्ड, बताइएगा क्या होगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। लियोनार्डो दा विंची का चित्र इसमें से कौन सा नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है, बिहार पुलिस में वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न बनता है। लियोनार्डो दा विंची की रचना इसमें से कौन सी नहीं है, तो ये इसमें से देखिएगा चित्र जो नहीं है, लास्ट सपर है, मोनालिसा है और वर्जिन ऑफ रॉक्स है। लास्ट जजमेंट नहीं है, लास्ट जजमेंट जो है यह किसकी है, तो लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की है, माइकल एंजेलो की है। कई बार मैंने आपको बताया है। कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है, कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है, सभी वाक्य को पढ़िए। राम का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सही है। विष्णु के अनेकों नाम है, ये गलत है। विष्णु के अनेकों नहीं, विष्णु के अनेक नाम हैं, विष्णु के अनेक नाम है, यही वाला जो है अशुद्ध है, ठीक है। बाकी सारा सही दिया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि ब्रिटेन के द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। चीन विजय की शुरुआत कब हुई थी, ब्रिटेन के द्वारा। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे और अपना अपना स्कोर आप लोग बता के जाइएगा। चलिए ब्रिटेन के द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी, तो फ्रेंड्स यह जो हुई थी चीन विजय की शुरुआत, यह अफीम युद्ध के बाद हुई थी। दो अफीम युद्ध हुआ था, ठीक है। पहला अफीम युद्ध 1839 से लेकर के 1842 तक चला था, और दूसरा चला था 1856 से लेकर के 1860 तक, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि मुद्रास्फीति 6% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 40 रुपये की वस्तु की 2 वर्ष के अंत में लागत क्या होगी। तो देखिए ये आपको याद है ना कि 40 दिया गया है, समय कितना है, तो समय आपका 2 वर्ष है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो दर जो है 6 है बटा 100 कर दीजिए, तो
तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, चौका 48 और नीचे 10 है तो 4.8 हो जाएगा ये। ठीक है, 4.8 हो जाएगा। कुल लागत अब कितना हो जाएगा, तो 40 है और 4.8 हो जाएगा, यानी कि 44.8 रुपया, यानी कि 44.8 रुपया। ठीक है, यानी कि यह 44 और 45 के बीच में है, तो 44 और 45 के मध्य में। वायुमंडल की तापमान की सामान्य पतन दर कितना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग इसका आंसर बताएंगे समझिए उनकी तैयारी बेहतरीन है। वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर जो है ये कितना है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह जो हो जाएगा यह आपका कितना हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 मीटर। तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो यहाँ किलोमीटर लिख दिया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है, सही नहीं है। चलिए बताइएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। पूरा ऑप्शन को पढ़िए और ध्यानपूर्वक इसका आंसर दीजिए। यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, ये गलत है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू नहीं करता है, राज्य इसे लागू करने में असफल रहता है, तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकता है। तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधीवाद भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है, सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसके बाद देखिए, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है, क्यूनिफॉर्म, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, यह एक प्रकार की लिपि है क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म यह एक प्रकार की लिपि है जो यह मेसोपोटामिया से संबंधित है। ठीक है, तो यह मेसोपोटामिया में लेखन से संबंधित है। ठीक है, मेसोपोटामिया में लेखन से। निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा, कमोडिटी बाजार में व्यापार किसका नहीं किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो यह आपका हो जाएगा मुद्रा। ठीक है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। स्पिनिंग जेनी का खोज किसने किया था, स्पिनिंग जेनी की खोज जो है यह किसने किया था। तो इसका आविष्कार जो है जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। याद रखिएगा 1765 में। दो कार्य यहाँ पर दिया गया, देखिए दो कार्य है, एक स्थान से एक समय में एक ही दिशा में 17 किलोमीटर प्रति घंटा से और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है चाल से रवाना होती है। 6 घंटे के बाद उन दोनों कार्यों के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सापेक्ष से चाल निकाल लेंगे। एक का 70 है, एक का 60 है, यहाँ पर 60 बना लीजिए। तो 70 माइनस 60, यहाँ पर 6 घंटा है, यहाँ तो 60 दिया ही गया है, तो 70 माइनस 60 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 10 सापेक्ष चाल कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। टाइम 6 घंटा दिया गया है, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, यानी कि 10 गुना 6 हो जाएगा, यानी कि 60 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 19 आपको याद है ना। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें, तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है, बाकी ये सभी अधिकार जो है शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) के ए में है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए, कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी, कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये आपका नाटो है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना मैंने बताया था 1949 में हुई थी, 1949 में। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिनलैंड इसका नया सदस्य देश बना है, 31वां सदस्य देश। चलिए, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है शुरुआत 1966-67 में भारत में हुई थी। ठीक है, और MS स्वामीनाथन ने किया था। और देखिए फ्रेंड्स, भारत में इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। गेहूं में ज़्यादातर इसका प्रभाव देखा गया था। अनेक शब्दों के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन करिए। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी हो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको विदुर कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, तो इसको विडवर कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन दीर्घकालिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है, बताइए रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा दुर्लभ साधन। ठीक है, दुर्लभ साधन के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। रॉबिन्सन के अनुसार
अर्थशास्त्र विज्ञान वह है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में अध्ययन करता है। और रॉबिन्स के अनुसार दुर्लभ साधन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए मैथ का प्रश्न है, इनका मैं फटाफट आप लोगों के क्या करता हूँ, इनका आंसर मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, आंसर मैं फटाफट आपको इसका बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिएगा 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 97 का ये आपका हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 98 का देखिए, 98 का करेक्ट आंसर 720 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न है, मैं एक बता भी देता हूँ। देखिए एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर दिया गया है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा ये मान लिया, √2 हो गया, और ये विकर्ण हो गया, विकर्ण 20 दिया गया है। अब यहाँ से आप आसानी से ए निकाल लेंगे, ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/√2 हो जाएगा ना। ए इक्वल टू कितना होगा, 20/√2 हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा ना। हाँ, चलिए अब क्षेत्रफल का राय निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 400 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो इसको काट दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, इसलिए 200 मीटर स्क्वायर हो गया। एक षटभुज के कोनों का योग, षटभुज के कोनों का योग पूछा गया है, तो देखिए क्या होता है, n-2 × 180 होता है। ठीक है, तो n षटभुज है, तो यानी कि 6 - 2 यानी कि 3 हो गया, गुना 180, तो 18 3 54 यानी कि 500। 1 मिनट रुक जाइए, 4 होगा ना, यहाँ 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 18 चौका 72, 720 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 99 का राइट आंसर बता देता हूँ, ये आपका 25 mm हो जाएगा। और 100 का, इन आप क्या करिए कि इन 96 प्रश्नों में से अपना स्कोर आप लोग बता दीजिए कि कितना सही हुआ आपका। 100 नंबर का देख लीजिए, यहाँ पर इसका डायग्राम भी दिया गया है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर दिया गया है, ये आपका x = कितना होगा, तो ये 44 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।